हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, वो भी लूसेंट का। ठीक है, लूसेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, सब में जीके जीएस आता ही आता है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जा कर के पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, देखिए आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं मुद्दे। ठीक है, समस्या एवं समाधान। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। जी हाँ, हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये टॉपिक है पर्यावरणीय मुद्दे, समस्याएं और उनका प्रबंधन या समाधान। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जूम करें भाई कि ठीक है, थोड़ा सा कर दे जूम। देखिए, यूएनओ की मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट 2021 में उल्लिखित पृथ्वी ग्रह के लिए 3 बड़े संकट ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है भाई? प्रदूषण, जैव विविधता ह्रास, जलवायु परिवर्तन या फिर वृक्षारोपण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, वृक्षारोपण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी स्थान या क्षेत्र में ऋतुओं के दरमियान, ठीक है, किसी स्थान या क्षेत्र में ऋतुओं के दरमियान औसत मौसम परिस्थितियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तापमान, आर्द्रता, वायुदाब या फिर जलवायु। बताइए। क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, जलवायु। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन का आशय है, जलवायु परिवर्तन का क्या आशय है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दैनिक तापांतर, दैनिक वर्षा, दैनिक आर्द्रता या फिर तापमान व मौसमी ढांचे में हुआ दीर्घ अवधि परिवर्तन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, तापमान व मौसमी ढांचे में हुआ दीर्घ अवधि परिवर्तन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? अप्राकृतिक मानव जनित कारण या फिर प्राकृतिक कारण, या ए और बी दोनों सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और दो दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारक है, जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारक क्या है? मनुष्य है, झाड़ी है, पौधे हैं, पशु है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जलवायु परिवर्तन में मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है, जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग और CO2 का उत्सर्जन, ये तो शामिल है भाई। मीथेन का उत्सर्जन, ये भी शामिल है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, ये भी शामिल है। सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन, ये नहीं शामिल भाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो शामिल नहीं है उसको पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक मिनट, देखिए नेगेटिव पूछा है ना, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में क्या शामिल नहीं है? सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्भेदन, महासागरीय धाराओं के परिचक्रण में परिवर्तन, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक ग्रीन हाउस होता है। एक ग्रीन हाउस क्या होता है? शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देता है पर ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा जूम करें भाई। देखिए, ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है, किससे की जा सकती है? जमीन पर उगे पेड़ से, चारगाह में चरते हुए जानवर से, बगीचे में टहलते हुए आदमी से, धूप में पार्क किए गए कार से। बताइए क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, धूप में पार्क किए गए कार से। ठीक है, ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है धूप में पार्क किए गए कार से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी भाई? क्वेश्चन नंबर 10 है। जोसेफ फोरियर। ठीक है, जोसेफ फोरियर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 भाई। वायुमंडल के ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों का काम है क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस का काम है, क्या काम है? सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने देना, पर पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेना। बिल्कुल सही है भाई, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ओके, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस का काम है सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने देना, पर पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? बताइए। ग्रीन हाउस गैस, केवल नोबल गैस, ये भी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस मौजूद ना हो तो पृथ्वी के सतह का औसत तापमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। -18 डिग्री से सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री, या फिर 8 डिग्री से 18, या 2 से 8। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, -18 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। एक तरफ है ग्रीन हाउस गैस और एक तरफ है ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी। चलिए मिलान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 15 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी 60%, मीथेन 20%, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O 0.06%। ठीक है, 0.6% भाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ओके, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। बहुत अच्छा मिलान है, इजी है। ग्रीन हाउस गैस, एक तरफ ग्रीन हाउस गैस है, दूसरी तरफ है ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी। ठीक है, कितने परसेंट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग में कितने परसेंट हिस्सेदारी है? 60% है, मीथेन का 20% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% है, और नाइट्रस ऑक्साइड का 6%। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर देखिए, CO2 इज ग्रेटर देन CH4 इज लेस देन CFC इज ग्रेटर देन N2। बिल्कुल सही है भाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इनमें से कौन हरित गैस नहीं है? इनमें से कौन एक हरित गैस नहीं है? बताइए। CO2, CH4, CFC, N2 सभी के सभी हैं भाई, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन ज़्यादा भाग गया भाई। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है, मीथेन ये भी है, प्रोपेन नहीं है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ओजोन भी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह नहीं है? कौन सी हरित गृह नहीं है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20,
रिपीट हो गया क्या भाई क्वेश्चन? नहीं, रिपीट नहीं हुआ है, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी का परिणाम है क्या है? बताइए, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव, या फिर वैश्विक तापमान, या ओजोन छिद्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी के सभी ऑप्शन सही हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 23, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, कुछ निश्चित गैसों के जमाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी की घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है। बताइए, ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल हीट, ग्लोबल मीट, ग्लोबल वार्मिंग। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिक है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, या नाइट्रस ऑक्साइड का। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं। देखिए, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं, कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया ब्यूटेन, रेडान, हाइड्रोजन, या फिर ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। बताइए वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी गैसें वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं? कौन सी गैसें? केवल ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन और CO2, CO2 और मीथेन, या फिर केवल मीथेन। बताइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CO2 और मीथेन। ओके, आगे देखते हैं। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, ठीक है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है क्या है भाई? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या मीथेन है। बताइए
बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी बताइए। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है मेथेन है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? कौन है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव? कौन है इनमें से? समुद्र जल तल का बढ़ना, या हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। बताइए क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर डी यानी 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ओ सॉरी यार, इसमें नीचे दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये सभी सही है। ठीक है, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है भाई, प्रभावित नहीं करती। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वैश्विक उष्मायन, देखिए ग्लोबल वार्मिंग को कितने नामों से जाना जाता है आप लोगों ने नोटिस किया? अभी तक हम लोग करीब 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के नाम बदल बदल के हिंदी में आए हैं। ठीक है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी में ग्लोबल वार्मिंग को क्या क्या कहते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई इंग्लिश वर्ड ना दे, हिंदी दे दे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? किसकी है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, या फिर इन सभी की? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, सभी। ठीक है, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए ओजोन डॉट 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 एक प्रतिरूप है, किसका प्रतिरूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या फिर हाइड्रोजन का? ओजोन किसका प्रतिरूप है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑक्सीजन का। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन का एक प्रतिरूप है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ओजोन का एक अणु है, ओजोन का एक अणु है जो डॉट 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 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? 1 2 3 4। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 31। ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31। बताइए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, ओजोन का एक अणु 3 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है भाई, कार्बन नहीं। ओके, यहाँ पर 3 हो जाएगा, डॉट डॉट जहाँ पर है यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, क्या है? ओजोन परत जहां मुख्यतः अवस्थित रहती है क्या भाई? ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, या फिर आयनोस्फियर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा ऑप्शन सही है? स्ट्रेटोस्फियर। ओके, ओजोन परत जहाँ पर अवस्थित होती है या फिर स्थित होती है उसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ओजोन परत पृथ्वी की सतह से करीब ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है ओजोन परत? क्वेश्चन नंबर 33। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई, 15 से 50 किलोमीटर। ठीक है,
15 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है। ठीक है, पृथ्वी पर नहीं आने देती है या पृथ्वी पर आने नहीं देती। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से, देखिए भाई, हम क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं ज़्यादा वेट करेंगे आपके आंसर का तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो रोक करके ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और अपने मन में या फिर कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ही करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए आपका बताया गया आंसर सही होता है या गलत, इससे आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी हो गई है। ठीक है, और कितनी तैयारी हमें करना है अभी। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओजोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया ओजोन पैदा करती है। ठीक है, ओजोन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कथन और कारण है। ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये भी ठीक है। और व्याख्या भी कर रहा है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, देखिए ओजोन इसमें भी शामिल है, ओजोन कथन में भी शामिल है, इसलिए दोनों का मैचिंग हो रहा है ना, तो व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, ओजोन के क्षरण के लिए कौन कौन से उत्तरदायी हैं? 37 बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी के सभी ऑप्शन सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रथम प्रदूषक है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रथम प्रदूषक कौन है? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके, आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन शामिल हैं, मतलब जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है, सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पुलिस का हो, आरआरबी का हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, एसआई का हो, जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जीके जीएस प्रैक्टिस सेट जो है शुरू से देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आगे देखिए, ओजोन छिद्र का कारण है। ओजोन छिद्र का क्या कारण है? एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर एसीटोन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही है?
जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ पर है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बताइए भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? जल्दी बताइए। हरित गृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या संकटग्रस्त प्राणी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओजोन परत। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत में से ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है भाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उसे चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाह्य करने, ठीक, प्रयोग वाह्य यानी फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल या नागोया प्रोटोकॉल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण को नियंत्रित करने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, कब हुई थी? बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर हस्ताक्षर किस किस दिन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस दिन किया गया था? किस किस दिन है, किस दिन किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 का बताइए। 5 जून, 21 जून, 16 सितंबर या 22 सितंबर? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस दिन किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 सितंबर। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर दिवस, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर दिवस 16 सितंबर, 16 सितंबर की स्मृति में वर्ष 1994, ठीक, में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को किस रूप में मनाने की घोषणा की? बताइए, किस रूप में? ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जैव विविधता दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी जस्ट आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन लगाया और क्वेश्चन में भी आया, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं तो सतुआ पर मांग होगा भाई, सतुआ पर मांग होगा। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? भोजपुरिया भाषा बोल रहे हैं भाई, मिक्सिंग है दोनों का। चलिए कोई बात नहीं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर
46। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुमेलित करना भाई, जलवायु परिवर्तन से संबंध संधियां और संधि वर्ष। ठीक है, अर्थ सम्मित, अर्थ समित है, हिंदी में सम्मिट लिखा है, अर्थ समित। क्वेश्चन नंबर 47 का एक अर्थ समित जो है 1992 में। ठीक है, अर्थ समित 1992 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ठीक है, अर्थ समित 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कांकुन एग्रीमेंट, कांकुन एग्रीमेंट 2010। ठीक, कांकुन एग्रीमेंट 2010 और पेरिस एग्रीमेंट 2015। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका। इतना इजी सुमेलित करना था भाई, मिलान करना था। अर्थ समित 1992 में संधि और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, कांकुन एग्रीमेंट 2010, पेरिस एग्रीमेंट 2015। ओके, तो दोस्तों ये हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और सही समय पर सही जानकारी मिले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।